हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेट विजन में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके जिनका एग्जाम बोर्ड परीक्षा हो या फिर कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे जिसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनेगा और खास करके टॉपिक मुद्रा बचत और साख से रिलेटेड हो, तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके काम के हैं। तो जो भी क्लास 9, 10th और 11th में पढ़ रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से 1 से 2 बार सुनेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ठीक है, देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर जल्दी में सुनना चाहते हैं तो आप स्पीड को 1.5 कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। मुद्रा बचत और साख। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा जो है यानी कि जो पैसा के बारे में बात करते हैं, वो विनिमय का एक माध्यम है, मतलब हम लोग कुछ भी खरीद बिक्री कर सकते हैं। और उत्पादन, उपयोग, विनिमय, वितरण इत्यादि से संबंधित क्रियाएं मुद्रा के द्वारा ही प्रभावित होती है। मतलब हम कोई चीज़ का उत्पादन करते हैं, उपभोग करते हैं या फिर विनिमय करते हैं, तो ये सब जो भी चीज़ होता है ना, ये सब मुद्रा के द्वारा ही होता है। मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मतलब आज जो हमारा अर्थव्यवस्था है, भारत का अर्थव्यवस्था भी जो जीडीपी है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होते जा रहा है हमारे भारत का, तो इसमें जो हमारा मुद्रा है ना, वो अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जा रहा है। मुद्रा के विकास को, इतिहास को, मतलब मुद्रा के विकास के जो इतिहास है उसको मानव सभ्यता के विकास का इतिहास कहा जाता है। मतलब जो मुद्रा आने के कारण, पैसा आने के कारण, ये जो मानव का जो सभ्यता है इसका विकास होने का इसका प्रमुख कारण इसको मुद्रा को माना जा रहा है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो मुद्रा का आविष्कार हो गया ना, तो मनुष्य तो बहुत सारा चीज़ आविष्कार किया है, लेकिन मुद्रा का आविष्कार होना एक बहुत बड़ा उपलब्धि है मानव के लिए। और आधुनिक युग में, मतलब आज का समय में, प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है, ये मार्शल के द्वारा कहा गया है। तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में क्वेश्चन आपके साथ बन सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि आज के समय में आज के युग में प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है। किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। ऑब्जेक्टिव के लिए आप रेडी रहिएगा। उसके बाद मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय तो नहीं, लेकिन रक्त प्रवाह अवश्य है। मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जो मुद्रा है हमारा, जो पैसा है हमारा अर्थव्यवस्था का हृदय, हार्ट तो नहीं है, लेकिन ये रक्त का प्रवाह जरूर है। हमारा शरीर में जैसे रक्त चलता है ना, तो एक तरह से मुद्रा जो है हमारे रक्त प्रवाह के जैसे ही काम करता है अर्थव्यवस्था के लिए। ये कहा था ट्रेस्कॉट ने। किनके द्वारा कहा गया था? ट्रेस्कॉट के द्वारा कहा गया था। उसके बाद है कि विनिमय के 2 प्रकार होते हैं। तो एक था वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा है मौद्रिक प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? तो उसमें सामान के बदले सामान मिलता था, और मौद्रिक में पैसा के बदले जो चाहे सामान मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु को लेन देन होता था। जैसे मान लेते हैं कि आपको अगर बकरी खरीदना है तो उसके बदले में आपको उसको कुछ सामान देना पड़ेगा, तब आपको बकरी देगा। और अगर आपके पास जो सामान उसको चाहिए, अगर उसके आपके पास नहीं है तो आपको देगा नहीं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो होता था थोड़ा कठिन था, लेकिन पहले वस्तु बदले वस्तु मिलता था, तो उसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे, जिसमें कुछ कठिनाइयाँ होता था। जैसे आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य के समान मापन का अभाव, मूल्य के संचयन का अभाव। मतलब समझिए, होता क्या कि आपको अगर बकरी लेना है और अगला को चाहिए, मान लेते हैं कि कुछ भी, आप मान लीजिए कि उसको चाहिए सूती का वस्त्र चाहिए और आपके पास सूती का वस्त्र नहीं है, तो आपको बकरी देगा नहीं, क्योंकि कपड़ा खरीदने के लिए बकरी को रखा था कि किसी को बकरी देंगे तो मेरे को सूती का कपड़ा दे। तो दोनों तरफ सामान सही मिले, दोनों को जो चाहिए वो ज़रूरत का सामान मिल जाए, इसके लिए दिक्कत होता था। कभी कभी क्या होता था कि अगर आपको मान लें आपको बकरी चाहिए और अगला सूती कपड़ा देने के लिए तैयार भी है, तो कभी कभी ये लगता था कि मेरा जो बकरी था वो ज़्यादा दाम का था, वो जो कपड़ा दिया वो कम दाम का है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि दाम को लेकर के भी एक दूसरे को लगता था कि मेरा सामान ज़्यादा था, उसका सामान कम का है। कभी लगेगा कि उसका सामान कम का था, मेरा ज़्यादा का था। ये सब मूल्य का जो है ना, उस सब का अभाव हो जाता था। सब विभाजन का अभाव हो जाता था, ठीक से बंटवारा नहीं हो पाता था। वस्तु के बदले वस्तु देना, मान लिया आप चावल दिए, उसके बदले गेहूँ लिए, उसको लग रहा है मेरा चावल ज़्यादा था, आपको लगेगा मेरा गेहूँ ज़्यादा था। तो सही तरीके से विभाजन नहीं हो पाता था। मनुष्य के भुगतान की कठिनाइयाँ, अब आदमी को कितना दिया जाए कुछ समझ में नहीं आता था, तो उसके चलते कठिनाइयाँ होता था। मूल हस्तांतरण की समस्या था, सही मूल्य भी नहीं लगा पाते थे। आज जो समय है मौद्रिक प्रणाली का, तो मौद्रिक प्रणाली में क्या हो गया कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में वैसी प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तु का लेन देन होता है, उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। जैसे हम पैसा दिए और पेट्रोल भरा लिए, पैसा दिए और कपड़ा खरीद लिए, पैसा दिए और हम कुछ खा लिए, तो ये हम पैसा से देकर के मौद्रिक विनिमय प्रणाली में कोई भी वस्तु को हम प्राप्त करते हैं। जिस तरह से यंत्र शास्त्र में, चक्र विज्ञान में, अग्नि और राजनीतिक शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। मतलब जैसे बोला कि जिस तरह का यंत्र जो है शास्त्र में चाहिए और चक्र विज्ञान में चाहिए, जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीतिक शास्त्र में मत। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको विज्ञान के बारे में जानना है
तो आपके लिए अग्नि उपयोग करने के लिए चाहिए। राजनीतिक शास्त्र में आपको वोट का उपयोग करना होगा। और यंत्र उंत्र के बारे में बात करेंगे तो शास्त्र चक्र के बारे में जानना चाहिए। उसी तरह आज जो मानव का समय चल रहा है, जीवन जो चल रहा है, ये आर्थिक क्रिया कारण ही चल रहा है, मुद्रा कारण ही चल रहा है। ये कहा था क्राउथर ने। मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये किसने कहा था? तो क्राउथर ने कहा था कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसने कहा था? तो ये क्राउथर ने कहा था। किसने कहा था? तो क्राउथर ने कहा था। ध्यान रखिएगा, क्राउथर ने कहा था। कहीं कहीं भी मिस्टेक हो भी जाए तो आप उसको क्या करिएगा ना कि एक बार उसको अच्छा से पहले लिख के पढ़ लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा सा जल्दी में रहते हैं तो थोड़ा कभी कभी हो जाता है। अब आपको ये पता करना होगा कि मुद्रा के बारे में बात करें तो क्या सभी देश में एक ही तरह का मुद्रा चलता है? तो देखिए, मुद्रा तो सब देश का एक जरूर है, लेकिन सब जगह चलता अलग अलग है। जैसे भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तान में रुपया चलता है, नेपाल में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टाका चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, ईरान में रियाल चलता है, सिंगापुर में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है, रूस में रूबल चलता है, अफगानिस्तान में अफगानी चलता है, इराक में दिनार चलता है और स्वीडन में क्रोना चलता है। देखिए, ये जितना भी दिखवाए ना, इसके अलावा भी आप कोई भी देश का मुद्रा जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको मुद्रा सब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। किस देश का है नहीं कह सकते, लेकिन आप जनरली रुपया कहाँ कहाँ चलता है, डॉलर कहाँ कहाँ चलता है और पाउंड कहाँ कहाँ चलता है और दिनार, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन आने का एग्जाम में चांसेस रहेगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्रा के कार्य क्या है? तो मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन करता है, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का संचय, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, साख का आधार। अब हम आपको चलते हैं लेकर के मुद्रा के बारे में। मुद्रा समान स्वीकृति प्राप्त विधि ग्रहण एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के समान मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड एवं संचयन के साधन के रूप में कार्य करती है, वो मुद्रा कहलाती है। मतलब आपको बोल सकते हैं कि जो मुद्रा होता है, आपका ज़रूरत पर जो चाहिए, जहाँ से खरीद सकते हैं, किसी चीज़ को बेच सकते हैं, उसका भुगतान करने में कोई कम ज़्यादा का टेंशन नहीं। अगर पेट्रोल खरीदते हैं तो कहीं 105 रुपये लीटर है, तो कहीं जाएंगे तो 108 रुपये लीटर है, या कहीं जाएंगे तो 106 रुपये लीटर है, लेकिन पैसा आपको बराबर ही देना पड़ेगा, कहीं कम ज़्यादा का टेंशन नहीं रहता। आप किसी को ऋण देते हैं तो उसके बदले में आप चाहेंगे तो ऑनलाइन, फोनलाइन कैसे भी उससे वापस भी ले सकते हैं। तो मुद्रा एक तरह से ऐसा मापदंड हो गया है कि आपको हर तरह का जो दिक्कत होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, वो काफ़ी आसान हो गया है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये किसने कहा था? तो हॉटले विस्टन ने कहा था। याद रखिएगा, हॉटले विस्टन ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मूल्य का मापन और भुगतान का साधन है। ये कोलबर ने कहा था। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, मुद्रा कहलाती है। नैप के द्वारा कहा गया है। मुद्रा वह वस्तु है जिससे समान स्वीकृति प्राप्त है, सेलिगमैन ने कहा था। और मुद्रा का विकास, तो मुद्रा का जब विकास हुआ तो वस्तु विनिमय में विकास हुआ, वस्तु मुद्रा बन गया, धात्विक मुद्रा बन गया, सिक्का बना, पत्र मुद्रा जिसको चेक ड्राफ्ट जानते हैं हम लोग, और एक साख मुद्रा जो विश्वास भरोसा पे मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं कि वस्तु विनिमय क्या था? तो जो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था उसे वस्तु विनिमय कहते थे। वस्तु मुद्रा क्या है? तो प्रारंभिक, मतलब आज के समय में या पहले के समय में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया जाता था, वो वस्तु मुद्रा होता था। उसके बाद है धात्विक मुद्रा, जो आज के समय में देख रहे होंगे। वह मुद्रा जो पीतल और तांबा आदि धातुओं से बना होता था, आज स्टील और क्रोमियम में से मिला के बनाया जा रहा है, उसको देख रहे होंगे। सिक्का जो पहले था, सिक्के सोने चांदी आदि से बना हुआ करता था। वस्तु जो देश के सार्वभौम सरकार की मुहर से चलती होती है, और जो भी है ये सिक्का चलेगा उसमें सरकार का एक परमानेंट मोहर होना चाहिए, जिसपे सरकार का अपना एक लोगो और टैग होता है। एक है पत्र मुद्रा, तो देश के सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक RBI के द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है वही पत्र मुद्रा कहलाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे 500 का नोट, 200 का नोट है, क्या है? ये पत्र मुद्रा है। अरे एक का जो कागजी नोट और सभी सिक्कों केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 रुपया के नोट पे किसका साइन होता है? तो 1 रुपया का नोट जो है ना, वित्त सचिव का साइन होता है। अब ध्यान रखिएगा, 1 रुपया का नोट पे किसका सचिव साइन रहता है? तो 1 रुपया का नोट पे वित्त सचिव का साइन रहता है। एकदम ध्यान रखिएगा, 1 रुपया का नोट पे किसका साइन रहता है? तो 1 रुपया के नोट पे वित्त सचिव का साइन होता है, वित्त सचिव का साइन होता है। और 1 रुपया के बाद जो ऊपर का नोट होता है उस पर गवर्नर का साइन होता है। अरे 2 रुपया इससे अधिक के सभी कागजी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा RBI के द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 रुपया से जो ऊपर नोट होता है, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, उस पर RBI का जो गवर्नर होते हैं उनका साइन होता है। और 1 रुपया का नोट पे भारत सरकार का जो वित्त सचिव है उनका साइन होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। साख मुद्रा क्या है? तो साख मुद्रा आज के समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार के सात पत्र मुद्रा का कार्य करते हैं। इसको साख मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा मतलब
जैसे आपको बैंक एक चेक प्रोवाइड करता है और आपका बैंक में अकाउंट में पैसा रहेगा, तो आप किसी भी आदमी को जिस पे आपको भरोसा विश्वास है, आप उसको जितना चाहें आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा उसके हिसाब से आप चेक काट के दे सकते हैं। तो वो जो क्या है ना, वो साख मुद्रा है जिस पे विश्वास है, आपको दे सकते हैं। और प्लास्टिक मुद्रा क्या है, तो आज देखते होंगे आज हर लोग का कार्ड में, पेटीएम में, पर्स में देखते होंगे कि एक प्लास्टिक टाइप का कार्ड आता है, इसको एटीएम कहते हैं। आजकल डेबिट कार्ड भी आता है जिसको एटीएम कह सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड भी होता है जिसके पास आपका पैसा नहीं भी रहेगा, तो अगर आपका बैंक में साख अच्छा है, क्रेडिट अच्छा है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। बैंक एक निश्चित समय आपको देता है, उतना समय हम पैसा रिटर्न कर देते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं चुकाना पड़ता है, एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। तो प्लास्टिक मुद्रा एटीएम सा डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। एटीएम सा डेबिट कार्ड क्या है, तो एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन, या अंग्रेजी में ऑटोमेटेड टेलर मशीन को लिख सकते हैं। यह मशीन 24 घंटे रुपया निकालने तथा रुपया जमा करने का काम आजकल कर रहा है। आप लोग देख रहे होंगे हर चौक चौराहा में लगा रहता है। आप कोई भी बैंक का एटीएम से निकाल सकते हैं, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ इंडिया हो। क्रेडिट क्या होता है, तो क्रेडिट कार्ड जो है ना, क्रेडिट के साथ कार्ड जोड़ लीजिएगा। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, तो क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख, मतलब उस पर विश्वास, साख माने विश्वास की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है, और बाद में उसको एक टाइम के अंदर पैसा चुका देना होता है। अच्छा, ये मुद्रा जब से चलने लगा तो ये मुद्रा का लाभ क्या है, तो मुद्रा का अनेकों लाभ है। जैसे मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ हो रहा है, उपभोक्ता मतलब जो भी कंज्यूमर है, खरीदारी जो करते हैं उनको काफ़ी लाभ हो रहा है। मुद्रा से उत्पादक को भी लाभ हो रहा है, जो सामान बनाते हैं उनको भी काफ़ी लाभ हो रहा है। और मुद्रा से विश्वास भी बढ़ रहा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा उस पर लोग भरोसा ज़्यादा कर रहे हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों को निराकरण हो गया। जैसे पहले क्या होता था कि आपको सामान के बदले सामान मिलता था, तो जो सामान आपको चाहिए वो अगला पास नहीं है, तो आपको खरीदने में दिक्कत होता था, 2-4 जगह जाना पड़ता था, बड़ा मुश्किल से मिलता था। आज वस्तु विनिमय प्रणाली की जो दिक्कत था वो दूर हो गया मुद्रा आने से। आप जब चाहें जो सामान खरीद सकते हैं। मुद्रा और पूंजी का तरलता आज ऐसा हो गया है कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप पैसा रहेगा तो आप तुरंत दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वस्तु विनिमय में ऐसा नहीं था, जो वस्तु आपके पास है वही वस्तु का दुकान आपको चलाना पड़ेगा, नहीं तो आप दूसरा खोलना भी चाहेंगे तो आपको फिर उससे आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा जो आप खोलना चाहते हैं, उसमें बड़ा दिक्कत होता था। तो मुद्रा से क्या हो गया, पूंजी का तरलता हो गया, एक जगह से दूसरे जगह तुरंत पहुँच जाता है। जैसे आपको पैसा भी दिल्ली भेजना है, आप आराम से यहाँ से तुरंत यूपीआई करेंगे, चाहे तुरंत यहाँ से लगाएंगे और वहाँ पहुँच जाता था। पहले आसान नहीं था कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो मुद्रा से पूंजी की तरलता हो गई है। मुद्रा और पूंजी का गतिशीलता, आज इसका गतिशीलता भी यही बढ़ गया कि एक जगह दूसरी जगह जा रहा है। और तरलता का मतलब हो गया कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहें तो तुरंत उसको चेंज भी कर सकते हैं। मुद्रा और पूंजी का निर्माण, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है उसको पूंजी का निर्माण कर सकता है। आप उससे ज़मीन खरीद के देंगे तो पैसा बढ़ सकता है, बैंक में रखने से पैसा बढ़ता है, अगर आप उस पैसा को कहीं लगा देते हैं तो भी वो पैसा बढ़ता है। तो मुद्रा से पूंजी का भी निर्माण होने लगा है। मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग, अगर आपके पास धन ज़्यादा है, संपत्ति ज़्यादा है, तो आप मुद्रा से बहुत बड़ा बड़ा उद्योग भी कर सकते हैं। मुद्रा और आर्थिक प्रगति, मुद्रा से हमारा देश का भी आर्थिक प्रगति और अपना भी आर्थिक प्रगति हो रहा है। मुद्रा और सामाजिक कल्याण, आज अगर जिसके पास पैसा रहता है तो देखते हैं कि बहुत सारे नेता लोग जो होते हैं आजकल समाज का कल्याण के नाम पे पैसे को लुटाते हैं, बहाते हैं, बाद में चुनाव में दिखाते हैं कि हमने इतना समाज के लिए किया। तो मुद्रा रहने के कारण आज इतना सारा काम हो रहा है। आप इसको अच्छा से एक बार नोट करिएगा और आप अपने हिसाब से बना के लिखिएगा। जरूरी नहीं कि मैं जैसा कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही लिखना, आपको जिस तरह से समझ में आए आप अच्छे से एग्जाम में साफ साफ लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा। पॉइंट आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, वस्तुओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि अब जितना भी वस्तु उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है चालू वस्तु, एक होता है टिकाऊ वस्तु। चालू वस्तु उसको कहते हैं जो तुरंत खत्म हो। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई भी चीज़ खरीद करके लाएं, मान लेते हैं कि वो हल्का फल्का कमज़ोर था और टूट गया, एक और उपयोग के द्वारा कोई काम का नहीं, तो चालू वस्तु हो गया। टिकाऊ वस्तु ऐसा चीज़ है जो कोई बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। जैसे आप मान लें सोना का एक लॉकेट खरीद लिए और बहुत दिन तक पहने, जब शादी ब्याह होगा तब पहनेंगे, फिर यूज़ करेंगे। कभी कोई इमरजेंसी आ जाएगा ना तो आप उसके बदले में उसका पैसा लेकर दूसरा सामान भी खरीद सकते हैं, चाहे कहीं और ज़रूरत पड़े तो उसको काम में ला सकते हैं। तो टिकाऊ चीज़ उसको कहेंगे, टिकाऊ वस्तु जो ज़्यादा दिन तक चलता है। चालू वस्तु उसको कहते हैं जो तुरंत खत्म हो जाता है, क्षणिक टाइम के लिए रहता है। तो देखते हैं चालू वस्तुएं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके हम तत्काल उपभोग करते हैं और एक बार उपयोग करेंगे खत्म हो जाएगा। जैसे चावल दाल को भी ले सकते हैं कि एक बार चावल खाएं तो चावल खत्म हो गया, फिर वापस तो चावल आएगा नहीं, है ना। टिकाऊ वस्तु कुछ ऐसा वस्तु होता है जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे मशीन लगा सकते हैं, उसको बार बार उपयोग कर सकते हैं। उपभोग क्या होता है, तो कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसको उपभोग कहते हैं। बचत, कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसको बचत कह सकते हैं। बचत, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। एक सटीक लाइन में अगर आंसर देना है 2 नंबर का आता है तो एक लाइन में कि बचत क्या है, तो आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है
तो आप इसको अच्छा से ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। ये 2 नंबर में आ सकता है, तो आप इसको अच्छा से करके जाइएगा। बचत का 2 प्रकार होता है, एक होता है नगद बचत और एक होता है वस्तु संचयन। तो वस्तु संचयन के बारे में पहले समझ लीजिए कि कुल आय का ऐसा अंश जो वस्तु पर व्यय किया जाता है उसे विनियोग कहा जाता है। और एक है नगद बचत, कुल आय का ऐसा अंश जो किसी प्रकार के वस्तु पर व्यय नहीं किया जा सकता है, उसको नगद बचत। नोट: अर्थव्यवस्था के स्थायित्व एवं विकास के लिए बचत एवं विनियोग का एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है। साख के बारे में आपसे बार बार बात कर रहे थे। साख क्या है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। जैसे जिस पे जितना ज़्यादा साख होगा तो आप उस पर उतना ज़्यादा विश्वास और भरोसा कर सकते हैं। जैसे बैंक, हम इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं, तो बैंक ज़्यादा भरोसा किस पे करता है? तो जिसका बैंक के साथ क्रेडिट अच्छा रहता है, बैंक में लेन देन अच्छा होता है, तो उस पर भरोसा करके बैंक उसको अच्छा सारा लोन भी देता है और ज़रूरत पड़ने पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कि साख के बारे में अगर अच्छा समझना है तो अर्थशास्त्र में साख का मतलब होता है ऋणी लौटाने या भुगतान करने की क्षमता से होता है। मतलब जिसका जितना ज़्यादा साख होगा, बैंक उस पर उतना भरोसा करेगा क्योंकि उसको पास पैसा लेने का और लौटाने का क्षमता है, समय पर भुगतान कर सकता है। साख के 2 पक्ष होता है, एक होता है ऋणदाता और एक होता है ऋणी। ऋणदाता जो ऋण देता है, ऋणदाता जो देता है, ऋण देता है, और ऋणी जो होता है जो ऋण लेता है, किसी से कर्जा लेता है। साख के मुख्य आधार निम्न है, जैसे किसी पे भरोसा होगा यानी विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, पूंजी एवं संपत्ति और ऋण की अवधि। मतलब जिस पे जितना ज़्यादा विश्वास रहेगा, आपका उसका साख अच्छा रहेगा तो आप उसको कभी भी मदद कर सकते हैं। चरित्र अच्छा होना चाहिए, झूठ सच बोलने वाला नहीं। कुछ लोग होगा कि कुछ भी बोल करके आपसे पैसा कुछ भी मांग लेगा, अब बाद में बदल जाता है। तो चरित्र अच्छा होना चाहिए। चुकाने का क्षमता होना चाहिए। अगर मान लेते किसी कारणवश किसी को कुछ दिए भी है और उसका स्थिति अच्छा नहीं है, तो उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए कि बाद में किसी भी काम को करके उसको चुका सकता है। और पूंजी एवं संपत्ति, अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो मान लेते हैं अभी फिलहाल उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा पूंजी संपत्ति है जो जरूरत पड़ने पर उसको बेच के भी आपको लौटा सकता है। और ऋण का अवधि, जैसे कहने वालों किसी को 2 साल के लिए या 1 साल के लिए, 1 महीना के लिए देते हैं, तो ध्यान रखें कि उस अवधि का ध्यान रखें। कोई भी हो रहेगा 5 दिन के लिए बोल करके आपसे कुछ पैसा मांगेगा और 5 महीना बाद भी नहीं लौटाएगा, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ऋण का अवधि सही नहीं, तो लोग पे दोबारा भरोसा और विश्वास नहीं किया जा सकता है। साख पत्र क्या है? तो साख पत्र निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे साख पत्र में आता है चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, प्रतीक्षा लिखा गया यहाँ पे, प्रतिज्ञा कर लीजिएगा यहाँ पे, और पुस्तकीय साख और साख प्रमाण पत्र। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और शायद इस वीडियो का लास्ट चला है, ज़्यादा बड़ा करेंगे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटा छोटा लेके चलें, तब तक आप अच्छा से इसको लिखे भी और पढ़े भी, और पढ़ाई को एंजॉय के तरीका से करते रहिए। क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक रहेगा ना, तो एक ही वीडियो लाएंगे जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डालेंगे और आपका एग्जाम से रिलेटेड हुआ बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, अभी पहले चेक को समझ लीजिए। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है। उसमें लिखित रकम अंकित होता है जो व्यक्ति को दी जाता है। किसी को भी चेक के माध्यम से 10,000 20,000 जितना देना आप दे सकते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है। एक होता है बैंक ड्राफ्ट, डीडी भी इसको बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट जो होता है, बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी शाखा या अन्य किसी भी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए, जिसके नाम से वो रहेगा डीडी या बैंक ड्राफ्ट, उसको नाम पे दे दिया जाए। एक होता है यात्री चेक। यात्री चेक यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक यात्री चेक पर एक निश्चित रकम छपी रहती है। यात्री बैंक के किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। यात्री चेक मतलब जब चाहे जहाँ चाहे उससे उस बैंक से आप निकाल सकते हैं, है ना। प्रतिज्ञा पत्र देखिए यहाँ पे सही लिखा हुआ है, वहाँ पे प्रतिज्ञा पत्र को थोड़ा सा हम बोले थे ठीक कर लीजिएगा, इससे पिछला वाला स्लाइड में, तो यहाँ पर देखिए ठीक लिखा हुआ है। प्रतिज्ञा पत्र को समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। प्रतिज्ञा पत्र, तो प्रतिज्ञा पत्र में गृहिणी के मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। मतलब जितना भी निश्चित रकम उसमें लिखा गया उसको एक समय तक वादा किया जाता है देने का, और एक तरह से प्रतिज्ञा हो गया कि अगर हम बोल दिए, बॉन्ड पेपर आप लोग समझते होंगे, तो एक तरह से बॉन्ड हो गया, तो उतना समय में लौटा देते हैं तो प्रतिज्ञा पत्र का वैल्यू बच जाता है और आप पे कोई एक्शन भी नहीं होगा। अगर आप बोल करके बदल जाते हैं तो इस प्रतिज्ञा पत्र में आपने साइन किया है तो बाद में आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए हम थोड़ा फास्ट में बोल रहे थे, जल्दी में थे, लेकिन जो भी है 9th 10th 11th में आप जो भी हैं, आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं लास्ट तक, तो मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट यही है
कि इसको आप आराम से सुनिए एक दो बार और हल्का वे में लीजिए। पढ़ाई काफ़ी आसान है। सोशल साइंस में तो कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, और सोशल साइंस से कोई भी क्वेश्चन बनेगा कोई भी एग्जाम में, चाहे वो 9, 10, 11, 12, चाहे आप कोई भी इंडिया लेवल का कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसको हम काफ़ी आसान बना देंगे। अभी थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम चल रहा है मेरे साथ में, लेकिन समय जैसे ही नॉर्मल होता है तो आप लोग के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाएंगे। अगर मेरा मेहनत और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं करिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर का हम वेट कर रहे हैं। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मेरा बिना लाइव वीडियो आए अगर 1000 हो सकता है तो फिर हम स्मार्ट बोर्ड पे भी आएंगे, और जो भी फ्री में आप सभी के लिए हो सकता है उसको करना है। तो ठीक है, अभी ज़्यादा बड़ा इस वीडियो का नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा।